हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल एडोफॉर्म। माई सेल्फ मनदीप पाटीदार। हम डिस्कस कर रहे हैं ड्रग स्टोर एंड बिजनेस मैनेजमेंट, टॉपिक 9 इंट्रोडक्शन टू अकाउंटेंसी पार्ट 2। आज हम डिस्कस करेंगे अकाउंटिंग कंसेप्ट के बारे में। अकाउंटिंग कंसेप्ट क्या होते हैं। रेफरेंस RM मेहता। आप में से जो भी चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन पर प्रेस कर ऑल पर क्लिक करें ताकि मेरे आने वाले वीडियो आप तक पहुंच सके। अकाउंटिंग कंसेप्ट और कन्वेक्शन के पहले हमने डिस्कस कर चुके हैं कि अकाउंटिंग जो होती है वो क्या है। बिजनेस की एक लैंग्वेज होती है। आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब भी बनाते हैं तो उसके कुछ सेट रूल्स होते हैं। इन्हीं रूल्स को बोलते हैं GAPP, जनरल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। अब अकाउंटिंग कंसेप्ट की बात करें तो ये क्या होगा। अकाउंटिंग कंसेप्ट मीन्स द नेसेसरी अजम्पशन और कंडीशन अपॉन विच अकाउंटिंग इन बेस्ड। कुछ अजम्पशन और कुछ कंडीशन है जिसके ऊपर अकाउंटिंग बेस्ड होती है। कंसेप्ट जो है वो 10 तरह के होते हैं। एंटाइटी कंसेप्ट, ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, कॉस्ट कंसेप्ट, रेवेन्यू रियलाइजेशन कंसेप्ट, मैचिंग कंसेप्ट, वेरीफाइबल ऑब्जेक्टिव एविडेंस कंसेप्ट और एक्रूअल कंसेप्ट। यदि सबसे पहले हम बात करें एंटाइटी कंसेप्ट, एंटाइटी कंसेप्ट में बिजनेस जो रहेगा उसको एक सेपरेट एंटाइटीज के रूप में देखते हैं। जैसे कोई व्यक्ति क्रेडिटर है, मैनेजर है या कोई फर्म का ओनर है, वो उसको अलग एंटाइटी मानेंगे। उसी के साथ साथ जो फर्म है या जो बिजनेस है उसको अलग एंटाइटी मानेंगे। इसी तरह यदि कोई पार्टनरशिप में बिजनेस है तो जो सेपरेट पार्टनर्स है उनको अलग मानेंगे और बिजनेस को एक अलग फर्म मानेंगे। अब यदि कोई ओनर है, उसकी कार, उसका हाउस, उसकी जो अलग दूसरी कंपनीज है उनको इस बिजनेस से अलग मानेंगे। यदि इस बिजनेस में नुकसान होता है तो उसकी भरपाई उस बिजनेस से नहीं होती, इसलिए सेपरेट एंटाइटीज ये सारी रहेगी। ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट होगा। ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट में क्या होगा कि जो भी आप एंट्री करेंगे उसको डबल एंट्री, हम बात करेंगे डबल एंट्री बुक कीपिंग क्या होती है। तो डबल एंट्री आपको करना पड़ेगी। एक डिफरेंट अकाउंट में भी आपको इसको करके रखना पड़ेगा ताकि जो आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट का फ्रेमवर्क है वो बराबर रहे। ठीक है। द कंसेप्ट इज बेसिस ऑन द डबल एंट्री अकाउंटिंग विच इज रिक्वायर्ड टू ऑल डॉक्यूमेंटेशन फ्रेमवर्क इन द ऑर्डर टू प्रोड्यूस रियलाइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रियलाइज करने के लिए यह होता है। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट में क्या होता है। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट में यह होगा कि बिजनेस हैज आइडेंटिफाइड लाइफ अनलेस इट इज टू बी सोल्ड और लिक्विफाइड। ऐसा माना जाता है कि जो बिजनेस है उसकी लाइफ लॉन्ग है, वो कभी खत्म होने नहीं वाला है जब तक कि या तो उसको बेचे नहीं या उसको कहीं किसी और में मर्ज नहीं करे। इस कंडीशन को देखते हुए किसी का बिजनेस देखा है कि ये लंबे समय तक प्रॉफिट देगा, उसको देखते हुए जो इन्वेस्टर्स रहते हैं, जो कॉन्ट्रैक्टर्स रहते हैं, वो उसमें पैसा लगाते हैं या उसको लोन देते हैं कि यार ये 50 साल 60 साल या 100 साल चलेगा बिजनेस, तो अपन इसको लोन दे सकते हैं या वो अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है। द फिक्स असेट्स आर रिकॉर्डेड एट द कॉस्ट। जब आप लोन दे रहे हो तब उसमें देखा जाता है कि जो फिक्स असेट्स उस बिजनेस के पास है वो भी देखी जाती है। अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट, अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट में हमने सीधी सी बात है, हमारे यहाँ अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट क्या था, अप्रैल से 31 मार्च। ये एक अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट है। इसमें आप देखेंगे 6 माही, तिमाही जो कंपनियों के अलग अलग सिस्टम्स रहते हैं कि क्या प्लस माइनस दिया, क्या कुछ कमाया है, नुकसान में है, तो इसको देखते हैं। ठीक है। मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट में क्या होता है कि आप जितनी भी चीजें मेजर करोगे, जितनी भी चीजें आप रिकॉर्ड में एंट्री करोगे उसको पैसों के रूप में एंट्री करते हैं। ठीक है। जैसे कोई बिजनेस एंटरप्राइजेस है, उसके पास केस है, एक एग्जांपल हमने लिया है कि उसके पास 10,000 केस है, तो आप क्या लिखोगे 10,000। और उसके पास डबल स्टोरी बिल्डिंग है तो क्या डबल स्टोरी बिल्डिंग लिखोगे, नहीं। इसको लिखेंगे हम कि उसके पास 15 लाख की एक बिल्डिंग है। ठीक है। उसी के साथ उसके पास 2 एकड़ जमीन है तो उस एकड़ जमीन को कितना बोलेंगे कि उसके पास 45 लाख की जमीन है। तो ये क्या हो गया, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। जो भी चीजें आपके पास है उसको मनी में कन्वर्ट करके आपने लिख लिया। 20 मशीन, जैसे कि 20 मशीन है तो क्या है 3.5 लाख की। 500 kg रॉ मटेरियल है तो आपने उसकी 50,000 कॉस्ट, एक्चुअल जो उसकी भी कॉस्ट आती है वो कैलकुलेट करके आप मनी में उसमें कन्वर्ट कर लिया। तो जो भी चीजें आपके पास है उसको मनी में आपने कन्वर्ट कर लिया। ठीक है। कॉस्ट कंसेप्ट, कॉस्ट कंसेप्ट में क्या है, जो असेट्स एंड लायबिलिटीज आर रिकॉर्डेड द प्राइस पेड टू द एक्वायर द सेम। ये यहां पर कॉस्ट कंसेप्ट में ऐसी बात आती है जैसे आपने 2 एकड़ जमीन खरीदी, आज उसकी कॉस्टिंग 45 लाख है, लेकिन हो सकता है आपने 15 लाख में खरीदी हो। इसी तरह आपने बिल्डिंग बनाई है 15 लाख की, जिसकी आज कॉस्टिंग निकल रही है वो हो सकता है 4 या 5 लाख की उस समय। तो जिस समय एक्चुअल आपने चीजें ली है, कॉस्ट कंसेप्ट में समझना। मनी मेजरमेंट में जो अभी कंसेप्ट है, जो पैसा लग रहा है उसको पैसे में कन्वर्ट किया। कॉस्ट कंसेप्ट में आपने जो असेट्स खरीदे उन असेट्स को उसी वैल्यू से कैलकुलेट किया जाएगा
जिस वैल्यू से आपने उसको खरीदा है उसकी कॉस्ट कैरी फॉरवर्ड होती रहेगी आपके अकाउंटिंग में। हो सकता है कि उसकी कॉस्ट कम हो जाए, जो अपन बोलते हैं ना कि उसकी वैल्यूएशन जो होगा वो कम भी हो सकता है ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन इसमें स्टेटमेंट में कम ज्यादा नहीं होगा। स्टेटमेंट में वही वैल्यू चलेगी जो आपने जितने में परचेस करी है। रेवेन्यू रियलाइजेशन कंसेप्ट, इसको बोलते हैं रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन कंसेप्ट भी बोलते हैं। ठीक है, रेवेन्यू इज मेजर्ड बाय द अमाउंट चार्ज फॉर द गुड्स सोल्ड। ये क्या है, अमाउंट रेवेन्यू क्या है, जो आपने गुड्स सोल्ड करा है उस चार्ज को हम बोलते हैं। अब इसमें क्या होता है, जैसे सपोज करो आपको मार्च में या जनवरी या फरवरी किसी भी महीने में आपको ऑर्डर मिला, लेकिन आप किसी कारणवश या तो प्रोडक्शन नहीं हो रहा था या कुछ भी हो रहा था, तो आपने उसको जून या जुलाई तक डिले कर दिया। अब चूंकि ऑर्डर मार्च में मिला है तो हम क्या इसकी मार्च में एंट्री करेंगे? नहीं, हमने इसको जिस दिन सप्लाई करा, रेवेन्यू रियलाइजेशन जिस दिन हुआ यानी कि हमने सप्लाई करा उस मंथ में हम इसको रिकॉर्ड करेंगे, उसी मंथ में हमारे पास पैसा आएगा। तो इसलिए हम इसको क्या करेंगे, भले ही आपको जनवरी या फरवरी में मिला ऑर्डर, लेकिन जून में ऑर्डर आपने दिया है, तो ये ऑर्डर देने के बाद जब आपने सप्लाई किया है तो ये रिकॉर्ड होगा जून में। ये 3 बेस पे काम करता है, सेल बेसिस, कैश बेसिस और प्रोडक्शन बेसिस। सेल बेसिस में क्या हुआ, आपने जिस महीने में बेचा उसके आधार पर आप रिकॉर्ड कर लोगे कि इस महीने में बिका। दूसरी बात, कैश बेसिस में जिस महीने में आपके पास पैसा आया उस महीने में आप रिकॉर्ड करोगे कि भैया मैंने बेचा और इसका पैसा आ गया, तो मैं आज, ऐसा कभी कभी होता है ना 15 दिन, 1 महीने या 2 महीने की साइड या लॉन्ग टर्म आप देते हो कि इन्वेस्टमेंट, वो आएगा आपकी किस्तों में जो पैसा आता है। तो किस्तों में जब पैसा पूरा आ जाता है उस दिन डेट हम चढ़ाएंगे कि ये पूरा पैसा आ गया। प्रोडक्शन बेसिस, प्रोडक्शन बेसिस में क्या होगा, आपने किस डेट में प्रोडक्शन स्टार्ट करा, कॉम्प्रोमाइज ऑर्डर किस दिन मिला उस दिन का प्रोडक्शन बेसिस पे आएगा। मैचिंग कंसेप्ट, मैचिंग कंसेप्ट क्या होगा, फर्म रिकॉग्नाइज रेवेन्यू एंड देयर रिलेटेड एक्सपेंस इन द सेम अकाउंटिंग पीरियड। एक अकाउंटिंग पीरियड में रहेगा, उसमें आप जितना पैसा कमा रहे हो और जितना आपका एक्सपेंसेस हो रहा है दोनों एक साथ बराबर चलेंगे। ठीक है, जैसे आपने जो एक्सपेंस करा 50 लाख का कोई एक्सपेंस हुआ और आपको 70 या 80 लाख या 100 लाख या 1 करोड़ 20 लाख का आपका वो आया है, तो दोनों चीजें आप एक साथ करोगे। ठीक है, फर्म रिपोर्ट रेवेन्यूज दैट इज अलोंग विद द एक्सपेंस। रेवेन्यू आपने जो कमाया है एक्सपेंस के साथ दोनों चीजें करोगे, और इससे फायदा ये होगा कि आपको एक्चुअल कॉस्टिंग पता रहेगी कि इतना बिका है, इतने का बेचा है, इतना रेवेन्यू आया, तो नेट प्रॉफिट कितना होता है। फिर हम बात करेंगे वेरीफाइबल ऑब्जेक्टिव एविडेंस कंसेप्ट। इसमें जनरली हम बात करते हैं जितने भी बिजनेस हमारे हैं, हमने जो भी प्रोडक्ट का सेल करा, परचेज करा या कुछ भी करा, जो ट्रेडिंग जितनी भी करी, उसके साथ हमको क्या चाहिए, वाउचर लगेंगे, इनवॉइस लगेगी। ठीक है, जो रिसिप्ट है, वो जितनी भी चीज आपने बेची खरीदी उसकी सारी डॉक्यूमेंटेड स्ट्रिप रहेगी। ये चीजें क्या रहेगी, कोई ऑडिटर है वो उसको वेरीफाई करेगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, वेरीफाइबल ऑब्जेक्टिव एविडेंस कंसेप्ट। इसके आधार पर आपकी कंपनी की एक्चुअल रिपोर्ट पता चलती है। फिर एक्यूरल कंसेप्ट, एक्यूरल कंसेप्ट में क्या होगा कि रेवेन्यू विच बिकम ड्यू टू बट नॉट रिसीव इन कैश मस्ट बी रिकॉर्डेड। आपने क्या हुआ, पैसा नहीं आया, पैसा आपका जैसे 15 दिन की साइट है, आपने प्रोडक्ट तो बेच दिया, अब बिक गया वो तो, लेकिन 15 दिन या महीने भर के कारण वो पैसा नहीं आया। सेम सिचुएशन रहेगी कि आपका एक्सपेंस, आपने कोई चीज खरीद ली, खरीदने के बाद हमने उसको पैसा अभी चुकाया नहीं है, बिजली का बिल ही है, बिजली का बिल आ गया, हमने यूज कर लिया बिजली का बिल, हम पर उसको चुकाया नहीं है, वो मार्च का आ गया। तो इस तरह से जो चीजें हैं, हमने फरवरी में कोई मशीन खरीद ली, उसका बिल हमारे पास आया और मार्च तक हमने उसको पेमेंट नहीं किया, तो हमने चीज तो खरीद ली, तो एक्सपेंस जो हुआ, सेम सिचुएशन हमने जो प्रोडक्ट बेचा, दोनों चीजों को हम एक साथ लिखते हैं। ठीक है, इनको रिकॉर्ड करते हैं। इससे क्या पता चलता है हमको, इससे हमको ये पता चलता है कि एक्चुअल में अभी तक जो पैसा आया है कि नहीं आया है, तो हमारे पास एक्चुअल अमाउंट कितना है, इतना देना है, इतना आ गया, तो उससे पता चलेगा कि हम 50,000 लेना है और 25,000 देना है, तो आपके पास कितना पैसा बचा, 25,000। तो एक्चुअल आपको कंडीशन समझ में आ गई कि आपकी कंपनी के पास कितना पैसा है या आपके मेडिकल स्टोर में कितना पैसा है। ये आ गया आपका एक्रूअल कंसेप्ट। इसी तरह हमने कंसेप्ट की बात कर ली, फिर हम कन्वेक्शन की बात अगले वीडियो में करेंगे। थैंक यू।